पहले हम चलते हैं और थोड़ा सा रिवर्स कर कर चीजों को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक को गालियां दी, ये सुर्खियों में लगा, और उसमें इजराइल और ईरान है। ये गालियां किस वजह से दी गई, ये बड़ा अहम सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अली सुबह इस बात का ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है, जिसके मुताबिक ईरान 12 घंटे के बाद और इजराइल 24 घंटे में अपनी तमाम तर चीजों को बैक करेंगे और कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। यह ऐलान इंतहाई गैर मुतवक्के था, लेकिन उसकी कुछ देर के बाद ही इजराइल का हमला होता है और उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, और उससे उसी दौरान पे ट्रंप आकर इजराइल को बहुत बुरा कहते हैं कि आखिर इजराइल ने यह हमला क्यों किया। इजराइल के इसी वक्त ट्रंप नेतन्याहू को फोन करते हैं और फोन पर यह बात कही जाती है कि अपने जहाजों को वापस लाओ और हमला नहीं होना चाहिए। और उसके थोड़ी देर के बाद ट्रंप एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि अब दोनों ममालिक मान गए हैं और दोनों तरफ से हमला नहीं होगा। उसी लम्हे पर ईरान के अंदर खुशियां मनाई जाती है, ईरान की तरफ से ऑफिशियली इसको फतह करार दिया जाता है, ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ इजरायली हुकाम भी इसे अपनी फतह के तौर पर देखते हैं और कहते हैं कि जनाब ये फतह हुई है। तल अवीव और दीगर शहरों के अंदर इजराइल की जीत का जश्न मनाया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर दोनों ममालिक के अंदर जश्न मनाया जाता है, हैरत अंगेज तौर पर दोनों इसे फतह का निशान देते हैं। लेकिन इसमें आखिर असल फतह किसकी है? क्या इसमें एक असल फतह ट्रंप की है कि जो ये बात समझते हैं कि अगर वो हुक्म देते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जंग शुरू हो जाती है, और वो जब हुक्म देते हैं तो जंगें रुक जाती है। उन्होंने अपनी ताकत के मजहर को साबित किया है, या फिर इसके पसे पर्दा कोई और हकाइक है? ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में और आज इन सवालों का जवाब डालना जरूरी है। आखिर मामला है क्या? अब इस सारी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये जंग शुरू कब होती है? ये जंग शुरू उस वक्त होती है कि जब ईरान पर इजराइल का हमला होता है। लेकिन यह हमला कब होता है? यह हमला उस वक्त होता है कि जब ये बात ईरान के पर ये कही जाती है कि जल्द इजराइल हमला करने वाला है। उससे पहले ऐसी कोई निशानी नहीं मिल रही होती कि इजराइल बाकायदा ईरान के साथ जंग शुरू करने वाला है। लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर यह मामला शुरू होता है और तीसरे दिन आकर जंग शुरू हो जाती है। सवाल यहां से उठता है कि आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई? पहली बात यह कही जाती है कि IAEA ने यह बात कहा है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी के करीब पहुंच चुका है, यानी कि ईरान जल्द एटम बम बनाने वाला है, और इस रिपोर्ट के आते ही इजराइल के ईरान पर हमले शुरू हो जाते हैं। अगर इस दावे को सच मान लिया जाए कि जनाब इसलिए हुआ है, पहला सवाल सुनिएगा, इसलिए क्योंकि ईरान एटम बम बना रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इजराइल के पास तो एटम बम मौजूद है। एक मुल्क वो कि जो एटम बम रखता है और वो पूरी दुनिया का अमन का चैंपियन नहीं है, वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल क्यों हमला करता है और किस लिए हमला करता है, ये वो सवाल सबसे ज्यादा अहम है। ये सवाल अगर वहां पर अमेरिका हमला करता तो समझ में आता कि वो सुपर पावर है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई इत्तेहादी बनते और वो फिर हमला करते तो समझ में आता था। लेकिन इजराइल ने हमला क्यों किया? दर हकीकत इस बात के पसे पर्दा हकायक ये सामने आ रहे हैं कि यह हमला अमेरिका के कहने पर ही हुआ। इसके हवाले से आपको कई शवाहिद मिल जाएंगे कि बाकायदा इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई और उसके बाद इजराइल ने माहौल बनाया, अमेरिका ने यह खबर लीक की और उसके बाद ये ईरान से कहा गया कि तुम्हें हमने मुआहिदे के लिए 60 दिन दिए गए थे, 61वें दिन इजराइल ईरान पर हमला करता है। तो दरहकीकत ये वो ताकत थी, वो सुप्रीमेसी थी और साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने माहौल बनाया और 60वें दिन का इंतजार करके 61वें दिन हमला किया। दरहकीकत ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था कि जिसपे 60 दिन मुकम्मल होते ही पूरी दुनिया को यह बावर करवाना था कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे और दुनिया उससे सबक सीखे। अब इस सारे मामलात में ये जंग हुई और जंग के बाद इजराइल ने हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल अपनी तमाम तर ताकतों के बावजूद भी जिस चीज को जवाब बनाया गया था कि वहां पर एटम बम मौजूद है और उनकी साइट्स मौजूद हैं, इनके पास वो सलाहियत मौजूद नहीं थी कि वो उन साइट्स को निशाना बना सके। और उसके जवाब में ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ईरान ने जितने फायर इजराइल की तरफ से हुए उतने ही फायर ईरान की तरफ से हुए। कुछ लोगों ने इस बारे में यह बताने की कोशिश की क्योंकि इजराइल ने ईरान के हाई ऑफिशियल्स को कत्ल किया था या टारगेट किया था, लेकिन ईरान की तरफ से इजराइल के हाई ऑफिशियल्स को टारगेट नहीं किया गया। दर हकीकत इसके पसे पर्दा हकायक ये हैं क्योंकि जब हिजबुल्लाह और हमास से जंग जारी थी उस वक्त इजराइल ने ईरान के अंदर अपना एक खुफिया नेटवर्क बनाकर उन तमाम जगहों की निशानदही रखी हुई थी और लगे हाथों उसने और वहां पर उसने पूरा फील्डिंग लगाकर रखी हुई थी जिस पर उसने अटैक किया। लेकिन ईरान के जवाब दर जवाब का सामना नहीं कर सका और यहां पर यह बात वाज़ेह हो गई कि ईरान बिल्कुल जवाब देने की सलाहियत रखता है। उसी दौरान एक नया मामला खड़ा किया गया और यह कहा गया कि वहां पर रिजीम चेंज की जाए, यानी आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद करने की बात की गई और वहां पर पूरा निज़ाम तब्दील करने की बात की गई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री होती है और यह मुमकिनात में से नजर नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि जिसके बारे में खुद ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद यह कहा कि ईरान को पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तौर पर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतर तौर पर जानते हैं और उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया और वहां पर वो इस माहौल से खुश नहीं है। कुछ लोगों ने उसी वक्त
वक्त, क्योंकि अमेरिका इस हमले करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने वहां पर यह बात कही कि अब हमें 2 हफ्ते के बाद मैं हमला करूंगा। इस जुमले को खास तौर पर जहन में रखिएगा कि मैं 2 हफ्ते के बाद हमला करूंगा, क्योंकि इस जुमले की जरूरत मुझे आगे जाकर भी पेश आने वाली है। लेकिन हुआ यह कि उस 2 हफ्ते के वादों के चंद दिन के बाद ही ट्रंप ने वहां पर एक और हमला कर दिया और वहां पर बाकायदा बंकर को तबाह करने वाले मिसाइल्स गिराए। उसने वहां पर उस वक्त ट्रंप ने फतह का जश्न मनाया और कहा कि अब अमन हो जाएगा। अगले ही दिन यानी कि 23 तारीख को वहां पर एक और मामला शुरू होता है और ईरान कतर पर हमला कर देता है। कतर पर अमेरिकी जो बेसिस हैं उस पर हमला करता है। 6 फायर अमेरिका ने किए थे, ईरान ने भी 6 ही फायर किए कतर पर। ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, ईरान ने बहरीन पर हमला किया, ईरान ने बगदाद पर हमला किया, ये तमाम की तमाम अफवाहें थी। वहां पर हमला नहीं हुआ था और सिर्फ कतर की अल अदीद बेस पर हमला किया था। ईरान ने फौरी तौर पर स्टेटमेंट जारी किया कि यह हमारे दोस्त और भाई मुल्क कतर पर हमला नहीं बल्कि अमेरिका पर हमला था। दूसरी तरफ कतर का फौरी तौर पर बयान आया कि जनाब इसे जहरियत समझा जाएगा। लेकिन एक लम्हे के लिए रुक जाइए और अब जरा सा मेरी बात को गौर से समझिए। ईरान और कतर के दरमियान इस वक्त बड़े गहरे मरासिम मौजूद हैं। ईरान की हुकूमत और कतर के इस वक्त बादशाह के दरमियान बड़े ही अच्छे ताल्लुकात मौजूद हैं और दोनों ने खास तौर पर जो इस वक्त गजा की सूरत हाल है और जो हिजबुल्लाह का मामला था और जो कुछ भी शाम के अंदर हुआ, उसमें दोनों का बड़ा ही एक अहम किरदार नजर आ रहा था। तो फिर हुआ क्या? इस जंग को सिर्फ एक पैगाम के तौर पर आगे पहुंचाना था। ट्रंप ने की इंतजामिया ने फौरन कतर से रब्ता किया इन हमलों के बाद। अब आप सोच रहे होंगे ट्रंप ने कतर को कहा होगा मारो, हमला कर दो। नहीं, बल्कि उसने यहां पर यह कहा कि कतर फौरी तौर पर ईरान से बात करे और इस जंग को खत्म करने के लिए उसे तैयार करे। जब कभी भी जंग खत्म करने के लिए बात कही जाती है तो जाहिर ईरान का इस वक्त पलड़ा ज्यादा मजबूत था, तो उसका सवाल यह था कि मुझे यह बताया जाए कि यह जंग क्यों बंद करूं कि जब मेरा पलड़ा भारी है और अब मैंने वहां पर भी हमले कर दिए हैं। यह बड़ा अहम सवाल था। दूसरी तरफ नेतन्याहू को फोन करवा कर अपने नायब से उन्होंने फोन करवाया और कहा कि इस जंग को बंद किया जाए। नेतन्याहू ने कहा कि अब इस जंग को रिजीम चेंज के बगैर बंद नहीं किया जा सकता। तो दूसरी तरफ से कहा गया कि जब हम कह रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाए तो बंद करें, वरना हम आपकी इमदाद को उसी तरह रोक सकते हैं जैसे हमने यूक्रेन के साथ किया। नेतन्याहू इतने फायर्स कर चुके हैं और जंग में इतना कूद चुके हैं कि अब उसके मुल्क में इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है और वो ट्रंप के रवैये से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर ट्रंप नाराज हो जाए तो ट्रंप तमाम की तमाम रस्सियां खींच सकता है। नेतन्याहू ने कहा इसके लिए पहले ईरान को राजी किया जाए। उसी वक्त ईरान की तरफ से ईरान को राजी किया जाए। फिर से फोन किया गया कि कतर को, और कतर से कहा गया कि क्या आपकी आला हुक्काम से वहां पर गुफ्तगू हुई है। वहां से जवाब आया बिल्कुल हुई है और वहां से ईरान से कहा गया और ये कहा गया कि पहले इसके लिए इजराइल राजी हो जाए और अगर इजराइल ने कोई हमला किया तो फिर हम जवाब भरपूर देंगे। ये बात दोबारा से ट्रंप के अंदर को बताई जाती है और ट्रंप एक बार फिर कहते हैं कि नेतन्याहू को फोन किया जाए और उसके बाद उसे इस बात का पाबंद किया जाए कि यह हमला ना हो। नेतन्याहू की तरफ से यकीन दहानी और मिजाज की वाकफियत की वजह से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि हम वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। दूसरी तरफ से जब ये बात कतर में पहुंचाई गई तो कतर ने ईरान से ये बात कही और ईरान ने कहा कि अगर हमला नहीं करेगा तो फिर हमने भी पहले हमला कभी भी नहीं किया, अगर वो हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। ये बात कतर की इंतजामिया फौरी तौर पर बताती है। कहां पर? किसे? ट्रंप इंतजामिया को। और ट्रंप फौरी तौर पर रात के उस पहर में ऐलान कर देते हैं कि मुआहिदा तय पा गया है कि जिसके तहत दोनों मुमालिक सीज फायर करेंगे। तो दरहकीकत इस पूरे मामले के अंदर इजराइल से गुफ्तगू में बराह रास्त अमरीकी इंतजामिया शामिल थी, जबकि दूसरी तरफ के मामलात में कतर शामिल था। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है, आप कहेंगे मुझे कैसे मालूम हुआ, मैं इस सारी जासूसी कर रहा था क्या मेरा नेटवर्क चल रहा था? अब मैं आपको इसकी तफसील देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा ने इस बारे में वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि इसमें खास तौर पर कतर का क्या किरदार है और कतर ने किस तरीके से बात की है। इसी तरीके से दीगर ममालिक जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन सब के बकौल इस सारे मामलात में अरब ममालिक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो फिर फौरी बात, जब ये अनाउंसमेंट, ट्रंप की आदत है कि वो हर चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब उन्होंने किरदार अदा किया था तो फौरी तौर पर पैगाम पहले उनकी तरफ से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे जारी किया गया था और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने जारी किया या फिर पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने पहले बयान दे दिया कि सालसी उसने करवाई है। फौरी तौर पर जब ये बात ईरान के अंदर जाती है और ईरान के हुक्काम को ये बात पहले से मालूम होती है तो वहाँ पर फतह का जश्न मनाया जाता है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर लोग जहाँ अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, वहीं पर एक बड़ा अहम सवाल भी पूछा जा रहा है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ट्रंप ने 2 हफ्तों का कहा था कि 2 हफ्तों को वो मुज़ाकरात के लिए वक्त देंगे, तो हम, और उसके बाद उसने फिर तीसरे दिन ही ईरान पर हमला कर दिया। हम ट्रंप की इस बात पर कैसे एतबार कर सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो गए और अब जंगबंदी की जाए? कहीं वो पीठ पर छुरा तो नहीं घोप रहा और ख़ास तौर पर वो ये साजिश तो नहीं कर रहा कि आयतुल्लाह खामनई साहब अवाम ने वापस आए और उन पर वहाँ पर हमला किया जाए।
ये बीबीसी की वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट मौजूद है। क्या ईरान अमेरिका पर ट्रस्ट कर सकता है और अमेरिका पर भरोसा कर सकता है? तो वहां से जवाब ये आता है कि नहीं, हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हम दोनों आंखें बंद कर अपना वजन किसी तौर पर भी ट्रंप या यूरोप की तरफ नहीं मुंतकिल कर सकते। हमें आंखें हर वक्त खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ये भी कोई गहरी साजिश ना हो। लेकिन अमन के लिए ये दोनों की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू इस बात को इकरार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ट्रंप की तरफ से वाज़ेह तौर पर धमकी आई और जब मिसाइल हमले किए और ट्रंप ने शदीद गालियां दी, पहली बार अमेरिकी इंतजामिया में ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने अवाम यानी प्रेस के सामने इस तरह की लैंग्वेज खासतौर पर नेतन्याहू या इजराइल के लिए इस्तेमाल की हो। ट्रंप हर सूरत में इस दुनिया के लिए बादशाहत का अपना किरदार मुतय्यन करना चाहते हैं कि वो चाहें तो वो जंग करवा सकते हैं, वो चाहे तो वो अमन करवा सकते हैं, वो चाहे तो किसी को दस्त गिरबां कर सकते हैं, वो चाहें तो लोगों की जानों को ले सकते हैं, और अगर वो चाहें तो लोगों की जान बख्शी भी हो सकती है। और ट्रंप ने इस मामले में भी यही साबित किया। तो अब आपको क्या लगा होगा, क्या इस पूरी जंग का खदोखाल क्या निकला? इस जंग का खदोखाल ये निकला कि पूरे मशरक़ वस्ता से लेकर पूरी दुनिया के अंदर डर और खौफ का उनसर ज़्यादा हावी हो गया, और डर और उनसर के खौफ की वजह से जो असले की फरामी थी उसमें तेज़ी आ गई। तेल की कीमतें कम हो गई, और अब इस तेल की कीमतों का कम करने की धमकी भी ट्रंप ने ही दी थी। ट्रंप हर लम्हे पर इस बात को साबित करने पर तुले हुए हैं कि वो ही इस दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, और वो जिसको चाहेंगे धमकी देंगे, जिससे चाहे मुज़ाकरात करेंगे, और जिससे चाहेंगे उस पर जंग मुसल्लत करेंगे। क्या ये बादशाहती निज़ाम आगे चलकर मज़ीद संगीन होगा, और क्या ये दज्जाली निज़ाम किसी तौर पर भी आगे दुनिया के उन ताकतवर ममालिक को समझ आ सकेगा, या फिर वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे, या फिर उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार होंगे? आइंदा दिनों के अंदर ये बादशाहती निज़ाम किसी बड़े चैलेंज की तरफ बढ़ेगा। सब ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 5 महीनों के अंदर लोगों ने और दुनिया ने बहुत कुछ समझा है,